हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है ना। नेम रिएक्शंस का ये हमारा कौन सा है, सेकंड लेक्चर है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है। एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्शन मतलब किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग मतलब एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म के थ्रू कैसे प्राप्त करेंगे और प्रोडक्ट को डायरेक्ट हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन में, सबसे पहले सबस्ट्रेट, ठीक है ना, कि एल्डोल कंडेंसेशन का सबस्ट्रेट क्या होता है ना। तो अगर हम सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है ना। मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, वो किसके सबस्ट्रेट है, एल्डोल कंडेंसेशन के। ठीक है ना। इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे रिएजेंट की, तो यहाँ पे जो रिएजेंट है वो एसिड है ना, H+ और बेस मतलब OH- दोनों की प्रेजेंस में जो है हम रिएक्शन को करा सकते हैं। ठीक है ना। दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है, सेम प्रोडक्ट ही बनता है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है ना। क्या डिफरेंस होता है ये हम जब मैकेनिज्म करेंगे तो उसी के बेसिस पे वहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया रिएजेंट। और अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है उसका सबस्ट्रेट क्या होता है। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना। उसमें रिएजेंट क्या होता है, एसिड भी हो सकता है और बेस भी। तो यहाँ पे अगर हम एसिड या बेस की बात करें तो ये डाइल्यूट होंगे। ठीक है ना। इनको कैसे लेना है, डाइल्यूट लेना है, कंसनट्रेटेड नहीं लेना है। फिर हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, तो जो प्रोडक्ट है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, है ना, और डायरेक्ट प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। CH3CHO, ठीक है ना, प्लस CH3CHO, ये एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हो गए, है ना, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, H+ और OH- की प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, CH3CHOH और CH2CHO, हमें ये कंपाउंड मिलता है। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप है। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एल्डोल, है ना। इसको एल्डोल सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों की प्रॉपर्टीज़ उसमें प्रेजेंस होती हैं। तो ये हमारी जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसका नाम भी एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, मतलब जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो एल्डोल ही बनता है। लेकिन इसके आगे भी क्या है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। और एलिमिनेट होने के बाद ये बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और ये हमारा क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये हमारा एग्जाम्पल है इसका एल्डोल कंडेंसेशन का। अब इसी एग्जाम्पल का हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म को दो बेस पे करेंगे, एसिड कंडीशन में मतलब एसिडिक कंडीशन में भी करेंगे और बेसिक कंडीशन में भी करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग जब मैकेनिज्म करेंगे तो उसी समय इसको जो है समझ लेंगे। ठीक है ना। ऐसे हम बात करें जो है इसका सबसे पहला केस हो जाएगा हमारा केस फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, यहाँ पे मैकेनिज्म डाल दे रहे हैं, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में केस फर्स्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है ना। एसिड की प्रेजेंस में इसकी क्या मैकेनिज्म होगी, है ना। ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड CH3 C डबल O,
सबसे पहले क्या होगा, चूँकि एसिडिक कंडीशन ली है तो H+। जो H+ होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हम देखेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से 2 लोन पेयर्स होते हैं, और ये जो हमारा कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। अब चूँकि इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और ये H। जब इसका अटैक होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी कि देखो यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर ही प्लस आने का मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो वही केस यहाँ पे है कि ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे ही ये H+ का इस पर अटैक होगा, मतलब ये या फिर कह सकते हैं ये H+ पे अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी तो ये इस कार्बन से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जैसे ही मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है ना, यहाँ हाइपर कंजुगेशन का केस हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये अल्फा कार्बन अल्फा CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह से बना जाएगा CH3 या CH2 डबल बॉन्ड COH, है ना। जैसे ही इधर जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं इनॉल, है ना। ये जो इनॉल होता है ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, ठीक है। आपको हम बता दें कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल मतलब जैसे हमने यहाँ देखो सेम ग्रुप ले सकते हैं, ले रखे हैं ना एल्डिहाइड के, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के, तो इसको हम एक ही कह सकते हैं, है ना। तो जो एक ही मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड था उसको हमने जब थोड़ा सा रीअरेंज किया, मतलब एसिड से रिएक्शन कराया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉल में। और जो इनॉल होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अभी हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल इसका रह गया है, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है CH3C डबल OH, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसी तरह से पहले एसिडिक अटैक होगा, चूँकि एसिडिक कंडीशन ले रखी है, तो जब एसिडिक कंडीशन ले रखी है तो ये इस तरह बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा H, है ना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन जैसे H का अटैक हुआ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ गई, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ गई। और जैसे ही कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है ना, इनॉल CH2 डबल बॉन्ड COH और H, इसका क्या होगा, इस पे जो है ये इस न्यूक्लियोफाइल का इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होगा, अटैक हो जाएगा और बन जाएगा CH3C, ठीक है ना। ये वाला कार्बन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, और इस कार्बन से इस कार्बन की बॉन्डिंग हो गई तो बन गया CH2। और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, ये जैसे ही इधर आएगा तो ये H+ यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O और H। ये जो हमारा बना हुआ प्रोडक्ट ये एल्डोल है, ये क्या है, एल्डोल, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो है ये फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा केस होता है कि जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हो वहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उनकी जो एसिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने का क्या रीज़न है, इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, CH और सिंगल बॉन्ड H, है ना। ये जो हमारे हाइड्रोजन है इनकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने का क्या रीज़न है कि जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन के पास से जो दो हाइड्रोजन होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, मोर एसिडिक है। तो ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, और चूँकि यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर्स हैं, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये फिर यहाँ पे इसका अटैक हो जाएगा,
ठीक है ना। इसका अटैक इस पर हो जाएगा और जैसे अटैक हो जाएगा तो वो यहाँ से क्या होगा, ये H इधर ट्रांसफ़र होगा, OH2 बनेगा। OH2 बनने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। मतलब ये H इसके पास जाएगा और ये OH2 बन के यहाँ से बाहर हो जाएगा। जैसे ही बाहर हो जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है ना, ये हमारा CHO। इसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये जो हमारी मैकेनिज़्म है ये किस केस में है, एसिडिक कंडीशन के केस में है कि जब एसिडिक कंडीशन होगी तो हमें क्या मिलेगा, इनॉल मिलेगा। जो इनॉल होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक है ना। और हमारा जो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है ना, कार्बोनिल कंपाउंड है। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों साइड्स होती हैं। ये कार्बन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, और जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये हमारा कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो जैसी कंडीशन आती है उसी तरह से उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहले क्या हुआ है कि हमने H+ का अटैक किया, तो ये H+ का अटैक यहाँ पे थोड़ी हो जाएगा। H+ का अटैक वहाँ पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहली केस हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ कि ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया और यहाँ पे अल्फा CH बॉन्ड थे तो हाइपर कंजुगेशन का केस होगा। यहाँ से H+ क्या होगा, इस तरह से H+ बाहर हो जाएगा। तो जो हमें मिलेगा वो इनॉल मिल जाएगा और ये किसकी तरह वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक है ना। पहले मतलब H+ का अटैक होगा, चूँकि एसिडिक कंडीशन है, पूरे सॉल्यूशन में जो है एसिड पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले ये केस बनेगा। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह से हमें एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो एल्डोल होता है उसमें जो प्रेजेंस ये कार्बन के बीच में, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। मोर एसिडिक होने की वजह से वो प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। OH ग्रुप जो है यहाँ लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर प्रोटॉन पे अटैक करता है। लॉन पेयर प्रोटॉन पे अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना। इसको और भी डिटेल में दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है। मोर एसिडिक है तो ये H+ की फॉर्म में निकलेगा। H+ की फॉर्म में निकलेगा तो लॉन पेयर इस पर अटैक करेंगे। तो जब जैसे लॉन पेयर इस पर अटैक करेंगे तो ये OH2+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH2+। और OH2+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जैसे ही ये बाहर हो जाएगा वाटर, OH2+ मतलब ये वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, है ना, ज़्यादा गंदा लग रहा हो तो आप इस तरह से दिखा दीजिए कि ये हो गया OH और ये हो गया H। मोर एसिडिक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये H+ की फॉर्म में इसके पास चला जाएगा और ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको जो कर सकते हैं। तो एल्डोल के बाद बन जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है कि जब हमने क्या किया है, इस H को यहाँ से इधर मतलब हाइपर कंजुगेशन का केस लगाया है, तो ये तो हमारी केवल एक साइड थी जिधर अल्फ़ा कार्बन थे और वहाँ पे CH बॉन्ड प्रेजेंस थे। इधर वाली साइड पे केवल हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा केस आता है कि इसके बगल में भी कार्बन हो, ठीक है ना, और उसके जो बगल में कार्बन है उस कार्बन की जो सिमिलरिटी हो वो मतलब वो इससे सिमिलर ना हो, डिसिमिलर हो। ठीक है ना। अब इसका केस बताते हैं, आप इसको जो है पहले नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद जो इसको हम बताते हैं कि अगर यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट हो, है ना, उसके पास भी अगर H हो, CH बॉन्ड हो, तो हम लोग किस वाले CH बॉन्ड को जो है ब्रेक करेंगे। ठीक है। अगर सिमेट्रिक होगा तो कोई केस नहीं है, लेकिन अगर ये हमारा अनसिमेट्रिकल हुआ, मान लो ये अनसिमेट्रिकल हमारा कीटोन हुआ, तो उसके केस में क्या होगा। ठीक है ना। तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को एसिडिक कंडीशन में कैसे करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसिडिक कंडीशन होता है उसमें क्या करना है, हमें इनॉल का फॉर्मेशन करना है। जो इनॉल होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक है ना। ठीक है। इम्पोर्टेंट करके बता देना, इम्पोर्टेंट। अगर इस तरह का केस है तो हमें इनॉल कैसे बनाना है, जैसे CH3 COO CH2 और CH3। ठीक है ना। जब इस तरह का केस आएगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो है इनॉल का फॉर्मेशन करना एसिडिक कंडीशन में। तो ये बन जाएगा CH3 COO OH प्लस और CH2 और CH3। ठीक है ना। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं, एक पॉसिबिलिटी ये और दूसरी पॉसिबिलिटी ये, और जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं।
है ना, यहाँ पे CH3 का केस था, यहाँ पे CH2 का, उसके साथ में लगा हुआ CH3। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको यहाँ पे ले जाएं या इसको यहाँ पे ले जाएं, क्योंकि दोनों ही हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है ना। तो यहाँ पे क्या है कि चूँकि एसिडिक कंडीशन है, ठीक है ना, एसिडिक कंडीशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एसिडिक कंडीशन होगी तो मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल बनानी है। क्या करना है? मोर सब्सटीट्यूटेड। तो मोर सब्सटीट्यूटेड कब बनेगी? जब आप इस H को ले जाएंगे, इस H को ले जाएंगे तो जो हमारी एल्कीन, मतलब एल्कीन जो भी यहाँ पे बनेगा, जैसे अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन आप जानते होंगे, जैसे ये एल्कीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दें, इस हाइड्रोजन को किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो ये एक को रिप्लेस करेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दो को करेंगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, इस तरह ट्राई, फिर इस तरह टेट्रा, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारी एल्कीन इस तरह से बनेगी इस जगह पे, है ना। जैसे ही हम लोग इनॉल ये बनाते हैं, ये H इधर जाएगा इस तरह से, देखिए दोनों कंडीशन को हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहले कंडीशन ये A पाथ और ये B पाथ, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और ये बन जाएगा OH, है ना, एल्कीनॉल कह सकते हैं, और ये CH2 CH3। दूसरी कंडीशन ये B पाथ, ये A पाथ, तो बन जाएगा CH3 C OH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। तो अगर आप केवल इस एल्कीन पे ध्यान दें, ये एल्कीन पे ध्यान दें, तो हमने क्या बताया है कि जब एसिडिक कंडीशन होगी तो आपको क्या करना है? मोर सब्स्टिट्यूटेड इनॉल बनाना है। तो ये भी इनॉल है और ये भी इनॉल है, तो इनमें मोर सब्स्टिट्यूटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन है, इसके दो हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, एक एल्किल ग्रुप से और एक OH से। तो ये हमारा जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड का केस है, अगर हम केवल एल्कीन को देखें, है ना, डाई सब्स्टिट्यूटेड का केस है। लेकिन इसको आप देखेंगे तो ये कैसा है? देखिए, एक CH3 से रिप्लेस है, एक OH से, और एक इसका और हाइड्रोजन यहाँ से, ये वाला इस तरह से, ये CH3 ग्रुप से, मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और ये कैसा है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड इनॉल है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड इनॉल है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड इनॉल होगी उसको आपको बनाना है, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि इसमें दो केस होते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड इनॉल फॉर्म बनानी है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड, और ये हो जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ आप इम्पोर्टेंट करके लिख सकते हैं इस तरह, है ना, कि अंडर एसिडिक कंडीशन मोर substituted इनॉल इज फॉर्म, ठीक है ना। आपको क्या करनी है? मोर सब्स्टिट्यूटेड इनॉल को बनाना है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये भी आप समझ गए होंगे कि जब हमारा इस तरह से अनसिमेट्रिकल कीटोन का केस, मतलब जिसमें दोनों साइड में एल्किल ग्रुप लगे होंगे, है ना, मतलब ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसमें दोनों साइड में एल्किल ग्रुप लगे होंगे और वो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड अनसिमेट्रिक होगा, तो उसमें हमें कौन सा CH बॉन्ड ब्रेक करना है? तो वही CH बॉन्ड आपको ब्रेक करना है जहाँ से बनने वाला जो हमारा एल्कीन होगा, है ना, जो इनॉल होगा वो हमारा कैसा होगा, है ना। इनॉल की बात करेंगे तो जो इनॉल होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले केस में, है ना, जिस केस में हम बात कर रहे थे एसिडिक कंडीशन, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब बात करेंगे बेसिक कंडीशन, है ना। केस सेकंड इन बेसिक कंडीशन, ठीक है ना। बेसिक कंडीशन में मैकेनिज्म कराएंगे, ठीक है। CH3 COO एसिड बेस रिएक्शन। तो बेसिक कंडीशन में बेस होगा, जो बेस होगा वो क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। तो हमने आपको बताया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड के, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो CO ग्रुप होता है, उसके बगल में जो हमारा कार्बन होता है, उसके साथ में जो लगे हाइड्रोजन होते हैं
वो मोर एसिडिक होते हैं। क्यों मोर एसिडिक होते हैं? क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले केस में क्या होगा, ये प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा, मतलब OH माइनस, और ये बन जाएगा CH2 COO और H, है ना। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। एसिडिक कंडीशन में क्या था, इनॉल बनिया, इनॉल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा था, और बेसिक कंडीशन में क्या होता है, इनोलेट आयन बनता है। ठीक है ना, एसिडिक कंडीशन में क्या बन रहा था, इनोल बन रहा था, और यहाँ पे क्या होता है, इनोलेट आयन बनता है जो कि एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, तो ये एसिडिक और बेसिक कंडीशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब हम लोग एसिडिक कंडीशन लेते हैं तो वहाँ पे इनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, और जब बेसिक कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पे इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक है ना, तो सेम बाकी वही प्रोसेस चलेगा, CH3 COO और H, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा इनोलेट आयन है, ये है ना, इनोलेट आयन का अटैक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 इसे यहाँ पे ये अटैक किया तो वाटर आप बाहर निकाल सकते हैं, CH3 CO माइनस, और यहाँ पे H CH2 COO और H। ठीक है ना, एसिडिक कंडीशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ देखो O माइनस बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से देखो आप वाटर बाहर निकला हुआ है। तो जब वाटर बाहर निकला हुआ है तो यहाँ से H प्लस मिलेगा, उस H प्लस का अटैक करा करके आप इस तरह से बना सकते हैं CH3 OH H CH2 और CHO, है ना। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है कि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप के बगल में ये जो हमारे दो हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये मोर एसिडिक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं कि ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ देगा। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा और ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, मतलब ये H इसके पास जाएगा और वाटर की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम इस तरह से वाटर बाहर करके बना सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO बन जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिड और बेसिक कंडीशन में क्या डिफरेंस है ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि जो इनोल होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, और बेसिक कंडीशन में क्या होता है कि जो इनोलेट आयन होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो जिस तरह से हमने एसिडिक कंडीशन में देखा था कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसमें दोनों साइड में अल्फ़ा CH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और वो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा, तो वहाँ उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल बना रहे थे। ठीक है ना, लेकिन इसके केस में क्या होगा कि हमें इनोलेट बनाना है, तो इनोलेट कौन सा बनाना है, मोर सब्सटीट्यूशन केस देखना है या फिर दूसरा केस देखना है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चूँकि बेसिक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, इसलिए जब आप इनोलेट आयन बनाएंगे तो मोर एसिडिक प्रोटॉन को निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट करके उसको बता दे रहे हैं, जैसे मान लो वही केस है उसी तरह का कि CH3 COO और CH2 CH3। ठीक है ना, यही केस था उसमें। तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन है कार्बोनिल के बगल में, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इन दोनों हाइड्रोजन में कौन सा मोर एसिडिक है, क्योंकि अगर हम बात करें ये H और ये H निकलेगा, जैसे ये H निकलेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ये H निकलेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। आने वाला निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस प्रोटॉन की एसिडिटी यहाँ पे उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो है बेस का अटैक कराएंगे, और बेस का अटैक कराने के बाद यहाँ भी अटैक होगा और इसका अटैक यहाँ भी। तो केवल वही अटैक पॉसिबल होगा जहाँ पे एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें एसिडिटी की, तो जैसे ही यहाँ पे ये H हटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, और जब ये H हटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा।
इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज है, इसका भी जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के कारण क्या है, स्टेबलाइज है। लेकिन इसमें एक अदर ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ता जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा हो, ठीक है ना। आपको हमने पहले ही बता रखा है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उस नेगेटिव चार्ज से अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं, और अगर उसी नेगेटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसके केस में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा, और यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इसलिए अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या होगा, ये वाला जो हमारा केस होगा वो स्टेबिलिटी ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटाएंगे और ये H और ये H, तो इन दोनों की अगर हम एसिडिटी की बात करें तो ये मोर एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक, तो ये प्रोबेबल होगा और ये आपको नहीं कराना है। तो ये बन जाएगा CH2 माइनस COO CH2 और CH3, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जो है ना, ये बेसिक कंडीशन है। इसके बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH2 और CH3। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये वाला इनोलेट बनाना है, इधर के केस का जो इनोलेट है वो नहीं बनाना है ना। तो हमारे हिसाब से आप एसिडिक और बेसिक कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो एसिडिक कंडीशन होती है उसमें इनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, जो बेसिक कंडीशन होती है उसमें इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। एसिडिक कंडीशन में आपको क्या करना है, मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल बनाना है, और बेसिक कंडीशन में क्या करना है, मोर एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं। है ना, 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट करके क्या होगा, इन एसिडिक कंडीशन more substituted enol form is formed, ठीक है ना। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड इनॉल फॉर्म बनाना है ना। वाइल इन बेसिक कंडीशन में क्या है, आपको जो है इन बेसिक कंडीशन मोर एसिडिक अल्फा H इज रिमूव्ड, ठीक है। बेसिक कंडीशन में आपको क्या करना है, मोर एसिडिक अल्फा H को रिमूव करना है, ठीक है। तो उससे जो हमारा इनोलेट बनेगा उसको यूज़ करना है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि एसिडिक कंडीशन में, है ना, इन एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, इनॉल इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, है ना। एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, इनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, वाइल इन बेसिक कंडीशन इनोलेट आयन is act as न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, है ना, कि एल्डोल कंडेंसेशन में एसिडिक और बेसिक कंडीशन में क्या होता है, ठीक है ना। तो ये तो था केवल हमारा एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, है ना। अगर हम बात करें जो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना, तो एल्डोल कंडेंसेशन के टाइप्स भी होते हैं, है ना। 2 टाइप होता है, एक होता है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, ये जो हम लोग करा रहे हैं, और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन,
ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ठीक है ना, और दूसरा होता है क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ठीक है। सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन है ना, रिएक्शन है ना, या फिर कह सकते हैं टेक्स प्लेस ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड, वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है ना। एक ही टाइप के एल्डिहाइड, जैसे अभी हमने रिएक्शन की थी ना, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जो थे वो हमारे एल्डिहाइड थे, एसिड एल्डिहाइड, और दोनों कैसे थे, सेम थे, तो वो वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड, तो वो आ जाएगा सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन में। और दूसरा होता है क्रॉस, तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है ना। इसमें अदर केस आएंगे, जैसे रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड, या फिर क्या, हाँ, रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, टू डिफरेंट एल्डिहाइड, है ना। और थर्ड केस आएगा रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन। अगर हम बात करें रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन, तो ये अनफेवरेबल होती है, अनफेवरेबल क्यों होती है अभी बात करेंगे। तो ये पहला केस तो हो चुका है कि जो रिएक्शन सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड, जो अभी हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है वो सेम यही हमारा केस है। दूसरा केस हमारा क्या है कि रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब टू डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, टू डिफरेंट, है ना, टू डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, और टू डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं। तो ये वाला जो केस होता है वो अनफेवरेबल होता है। तो इन दोनों केसों को हम लोग जो है पढ़ेंगे, है ना। अगर हम बात करें जो है रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर रिएक्शन क्या होती है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में होती है, ठीक है ना, तो अगर एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन में होगी, है ना, या तो एसिडिक में कराइए या फिर बेसिक में कराइए। तो अगर आप एसिडिक में कराएंगे तो आपको क्या करना है कि इनॉल बनाना है। तो दिमाग में फिर हमारे क्वेश्चन ये आता है कि हम इनॉल इसका बनाएं या इसका बनाएं, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इसमें भी क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो कीटोन होता है इसका आपको इनॉल बनाना है, और जो एल्डिहाइड होता है इसका आपको जो है कीटो फॉर्म ही यूज़ करना है, इसका आपको कीटो फॉर्म ही यूज़ करना है, और जो कीटोन है इसका आपको क्या करना है, इनॉल बनाना है, ठीक है ना। अब फिर से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसका इनॉल क्यों बनाएं, इसका इनॉल क्यों ना बनाएं, ठीक है ना, इसका इनॉल क्यों बनाएं और इसका इनॉल हम लोग क्यों ना बनाएं। तो आप देखिए जो है इसका, जैसे अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड में क्या होता है, इस तरह से CH3COO और H, ठीक है ना। और कीटोन की अगर हम बात करें, मान लो सबसे छोटा कीटोन ये इस तरह से ले लें, CH3CO है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें अगर हम बात करें, जैसे चूँकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, इस कार्बन का sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा BF3 मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। और ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो सभी जो बॉन्ड एंगल होते हैं 120-20 के होते हैं, है ना। इनके केस में अगर हम बात करें, ठीक है ना, खासकर इसके केस में, है ना,
तो इसमें क्या होता है कि सारे एंगल 120 के नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए क्या करेगा, ये आपको जो है इस तरह ट्राइगोनल टाइप का 120 के सारे एंगल नहीं दिखेंगे। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये एंगल इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, इनके केस में, कार्बोनिल कंपाउंड के केस में, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, दोनों की बात कर सकते हैं आप, ये वाला जो एंगल होगा वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऐसा, है ना, जैसे COO और ये CH3, ठीक है, कीटोन के केस। अब देखो क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे इनॉल बनता है, तो इनॉल क्या है, इस कार्बन पे अटैक करता है। तो इनॉल जब कार्बन पे अटैक करता है, अगर उसको कहीं से अटैक करने की जगह नहीं मिलेगी तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। देखिए इसके केस में क्या है कि CH3 लगा हुआ है और H लगा हुआ है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो इनॉल है, वो जा करके यहाँ पे क्या कर सकता है, आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन इसके केस में दोनों साइड में CH3 लगे हुए हैं, और CH3 में क्या होगा कि ये जो ऐसे लगा है वो आपको दिख रहा है, चूँकि ये टेट्राहेड्रल है तो ये हाइड्रोजन ऐसे फैले फैले होंगे, इसी तरह इसके फैले होंगे, तो इसमें कोई जगह नहीं रह जाती है, ठीक है। और हम बात करें जो इनॉल और हमारे इनोलेट आयन होते हैं, ये बल्कि रिएजेंट होते हैं, ठीक है ना, इनको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है अटैक करने के लिए। तो वो जगह क्या होती है, केवल एल्डिहाइड में अवेलेबल होती है, कीटोन में वो जगह अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए क्या करते हैं कि अगर मान लो हमने एल्डिहाइड वाले इस वाले का हमने इनॉल बना लिया, तो इसका अटैक इस पर कराना पड़ेगा, तो इसका अटैक इस पर कराना पड़ेगा, तो वो अनफेवरेबल हो जाएगा, मतलब वो केस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसका हम इनॉल बना लेंगे तो इस पर अटैक आसानी से हो जाएगा, है ना। अब बात को समझ रहे होंगे कि आखिर जो है हम लोग कीटोन का ही इनॉल क्यों बनाते हैं। कीटोन का इनॉल सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो है जब हम लोग अगर इसका इनॉल नहीं बनाएंगे तो ये फिर हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज़ करना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज़ करना पड़ेगा तो इस कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा। इस कार्बन पे अगर अटैक करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये इसकी वजह से यहाँ जगह नहीं होती है, और जो हमारा बनने वाला इनॉल फॉर्म होगा वो भी जो है वो बल्कि होता है, ठीक है। जो बनने वाला हमारा इनॉल या इनोलेट आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, बल्कि होते हैं, इसलिए यहाँ पे अटैक नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रखा है कि 2 डिफरेंट कीटोन्स अगर होंगे, दोनों ही कीटोन्स होंगे, तो वो रिएक्शन अनफेवरेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही कीटोन होंगे तो किसी एक कीटोन का हमें इनॉल बनाना पड़ेगा और दूसरे कीटोन पे अटैक कराएंगे। तो जब कीटोन पे ही अटैक कराएंगे तो वहाँ पे अटैक के चांस कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड से हिंड्रेंस होता है, और दोनों साइड से हिंड्रेंस होने के साथ साथ में क्या होता है कि जो इनोल या फिर इनोलेट आयन होते हैं ये बल्कि रिएजेंट होते हैं, तो उसके अटैक की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना, रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट हटा दिया यहाँ से। रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, जैसे CH3 CHO और प्लस CH3 CO CH3, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका इनॉल, है ना, अगर H+ की कंडीशन में करा रहे हैं, इसका इनॉल और इसका कीटो, तो इसको डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट किस तरह से बनाएंगे, CH3 COO, ये केवल कीटो फॉर्म के फॉर्म में है, और ये इनॉल, है ना। तो जिसका इनॉल बनाना होगा, डायरेक्ट रिएक्शन करना है, जिसका इनॉल बनाना है उससे हम लोग क्या करेंगे, H निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से CH CH2 अल्फा H CO CH3, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए क्या करिए कि आप इसका जो H है, जो अल्फा H है, उसको ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर दीजिए। जैसे ये बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे ये H जब उधर जाएगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस कार्बन की इस कार्बन से बॉन्डिंग कर दीजिए, तो बन जाएगा CH3 OH H CH2 CO और CH3, ये बन जाएगा हमारा। और इसके बाद आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, H और OH। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है।
तो ये हमारा केस हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन का। अब जैसे यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो देखिए हमने क्या बताया कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट की बात करनी है, तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के लिए क्या है कि अगर आप जैसे इस एल्डिहाइड को लें, इस एल्डिहाइड का जैसे यहाँ पे कीटो है और इसी का इनॉल बना लें तो एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही हमारा जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वर्क कर लेता है, ठीक है ना। तो जो एल्डिहाइड है यहाँ पे कीटो और इसी का इनॉल भी बन सकता है, तो एक प्रोडक्ट वो बन जाएगा। एक हमने ये बना रखा है कि इसका इनॉल और इसका कीटो ले लिया, 2 प्रोडक्ट हो गए। और तीसरा प्रोडक्ट अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे कि इसी का कीटो और इसी का इनॉल जब लेंगे तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो अनफेवरेबल हो जाएगी। अनफेवरेबल क्यों होगी, है ना, अभी आपको हमने बताया है। क्योंकि जो कीटोन का केस होता है, ठीक है ना, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के चांस कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जिस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने जा रहे हैं वो हमारा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, और जिस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहे हैं वो कीटोनिक कार्बोनिल कार्बन है, जिसके दोनों साइड से जो है हिंड्रेंस होता है, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप, है ना, तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे, एक वो प्रोडक्ट जो अभी ये बना हुआ है कीटोन और एल्डिहाइड की मदद से, और दूसरा वो प्रोडक्ट जिसमें क्या होगा, यही मॉलिक्यूल हमारा, यही जो एल्डिहाइड है वो इनॉल और कीटो दोनों की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड। जब आप 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है ना। 4 कैसे हो जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आपने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिए, तो पहला केस आपने मान लो क्या किया, एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन कराई, एक एल्डिहाइड का कीटो दूसरे एल्डिहाइड का इनॉल ले लिया, तो एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरे केस में आपने क्या किया कि एक ही एल्डिहाइड का कीटो और इनॉल ले लिया, है ना, जैसे 2 टाइप के एल्डिहाइड लिए ना, तो एक ही एल्डिहाइड का इनॉल और कीटो ले लिया। फिर अगले में क्या किया, एक ही एल्डिहाइड का कीटो और इनॉल ले लिया, है ना। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हो गए, 3। और एक प्रोडक्ट आपका वो होगा, जैसे मान लो पहले केस में आपने क्या किया, इधर वाले एल्डिहाइड का कीटो बनाया, इधर वाले एल्डिहाइड का इनॉल बनाया, तो अगले केस में आप उसको चेंज कर दीजिए कि इधर वाले केस का इनॉल बना लीजिए, उधर वाले केस का क्या कर लीजिए, कीटो बना लीजिए। हम ये इस वाले की केस की बात कर रहे हैं कि जिसमें 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे, ठीक है ना। ये तो आपका हो ही चुका है, इसमें 2 प्रोडक्ट होंगे, आपको बता दिए हैं कि एक प्रोडक्ट वो होगा जो ये बना हुआ, दूसरा इसकी मदद से बनेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, तो जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे तो पॉसिबल प्रोडक्ट 4 बनेंगे, और ये 4 प्रोडक्ट्स आपको बना करके देखने हैं, ठीक है ना। जब आपसे नहीं बनेंगे तो आप कमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 2 डिफरेंट कीटोन की, तो 2 डिफरेंट कीटोन के बीच में जो रिएक्शन होती है वो अनफेवरेबल होती है। अनफेवरेबल होने का क्या रीज़न है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपको एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, केवल कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन में होती है। जब एल्डोल कंडेंसेशन को एसिडिक कंडीशन में कराते हैं तो इनोल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, जब बेसिक कंडीशन में कराते हैं तो इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। जब एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होती है तो मोर सब्सटीट्यूटेड इनोल का फॉर्मेशन किया जाता है, और जब बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होती है तो मोर एसिडिक प्रोटॉन को हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है ना। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में रिएक्शन हो रही है तो कीटोन का हमेशा आपको क्या करना है, इनॉल बनाना है, और एल्डिहाइड का क्या करना है, कीटो बनाना है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो ध्यान रखने हैं, इसी के माध्यम से आप एल्डोल कंडेंसेशन का जो है कोई भी रिएक्शन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड का रिएक्शन आपको घर पे करके देखना है, ठीक है ना। शॉर्ट मेथड क्या है वो आपको हमने बता दिया है कि जिसका आप इनॉल बनाएंगे, एसिडिक कंडीशन है तो इनॉल बनाएंगे, बेसिक होगी तो इनोलेट, तो जिसका आप इनॉल बनाएंगे उसके H को दूसरे कंपाउंड के, कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे, इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपको इस कार्बन को इससे डायरेक्ट जोड़ देना है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इसके 4 प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।